नेक्स्ट है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही समय पर हो रहा हो तो बोलते हैं आप ऐसी रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल में यहां पर ए इलेक्ट्रॉन का लूज कर रहा है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और बी उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो क्या हो रहा है? बी का रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करने वाला ऑक्सीडेशन और गेन करने वाला क्या होता है? उसका रिडक्शन होता है। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर के साथ से ऑक्सीजन रिमूव होना, और ऑक्सीजन रिमूव होना क्या कहलाता है? रिडक्शन। और यहां देखिए हाइड्रोजन के पास से क्या हो रहा है? हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे, Fe2O3 की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से कराइए तो देखिए यहां Fe के पास से ऑक्सीजन का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। और ऑक्सीजन का लॉस क्या कहलाता है? रिडक्शन। और कार्बन के साथ क्या हुआ है? ऑक्सीजन गेन हुआ है। तो ऑक्सीजन का गेन या ऐड होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं कि कहां पर ऑक्सीडेशन या कहां पर रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। तो इनको आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली रिएक्शंस में ही फाइंड आउट करेंगे। दोज रिएक्शन सब्सटेंसेस which oxidizes other substance and gets reduced itself are called oxidizing agent। वो सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और स्वयं क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं, ऐसे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द सब्सटेंस विच अंडरगोज रिडक्शन। तो ऐसे सब्सटेंस जिनका रिडक्शन होता है उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ये अपोजिट होता है कि अगर किसी सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है तो उसको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलोगे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? दोज सब्सटेंस विच रिड्यूसेस अदर सब्सटेंसेस एंड गेट्स ऑक्सीडाइज इटसेल्फ आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। वो सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन कर दें और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएं, ऐसे सब्सटेंस को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। दूसरे शब्दों में, सब्सटेंस विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ऐसे सब्सटेंस जिनका ऑक्सीडेशन होता है, इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, उन्हें रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखेंगे, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो यहां पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन के साथ देखिए यहां पर हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो इसका क्या हुआ है? रिडक्शन। तो जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है, यहां पर ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है तो ये क्या बोला जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और देखिए यहां पर नाइट्रोजन जो है अमोनिया के अंदर, उसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, तो इसको बोला जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट करें तो उनको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, राइट हैंड साइड में फाइंड आउट नहीं करना है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हमेशा एरो के लेफ्ट साइड में जो आपके रिएक्टेंट्स दिए गए हैं उनमें से ही आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेट आप पढ़ चुके हैं पहले। प्रेसिपिटेट क्या होता है कि द केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ वाटर इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें वाटर इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है, यानी कि एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस बनता है जो
पानी में नहीं डिसॉल्व होता और रिएक्शन में नीचे बैठ जाता है, उसी को आप प्रेसिपिटेट बोलते हो, और ऐसी रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ये बिल्कुल आपको देखने को मिलेगी डबल डिस्प्लेसमेंट में जैसे, ठीक है। जैसे सोडियम सल्फेट की रिएक्शन अगर आप बेरियम क्लोराइड से कराएं तो ये दोनों एक्वस होते हैं, पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं, लेकिन जब इन दोनों को आपस में आप मिक्स करते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम क्लोराइड आपका एक्वस होता है जो पानी में घुल सकता है, और बेरियम सल्फेट आपका सॉलिड होता है। इसी को आप क्या कहते हैं, पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट कहते हैं। ये वाटर इनसॉल्युबल होता है और नीचे बैठ जाता है रिएक्शन मिक्सचर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इनमें मैंने आपको बताया था, एक्सो का मतलब होता है आउट यानी कि बाहर निकलना, और थर्मिक का मतलब होता है हीट, यानी कि ऐसी रिएक्शंस जिनसे हीट बाहर निकलती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। तो रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व्स एवोल्यूशन ऑफ हीट, यानी कि जिनसे हीट एवोल्यूट होती है, निकलती है, आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया गया है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। जैसे मीथेन दिया गया है यहाँ पर, मीथेन को अगर आप बर्न करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और एनर्जी यानी कि कौन सी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है आपकी, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि इस रिएक्शन में हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो ऐसी रिएक्शंस को आप बोलोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो कुछ एग्जांपल और दिए हैं जो हमारी डेली लाइफ में होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक। रेस्पिरेशन मतलब श्वसन जो होता है, क्योंकि जब भी हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, फूड मतलब ग्लूकोज जब हमारी सेल्स के अंदर क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है, ठीक है। अब क्योंकि इस रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन माना जाता है। The food that we intake is broken down into simpler substances such as carbohydrates, protein, fats during digestion। तो जो भी खाना हम खाते हैं उसमें जो आपके भोज्य पदार्थ होते हैं वो टूट जाते हैं सिंपलर सब्सटेंस में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, डाइजेशन के समय पर। कार्बोहाइड्रेट्स thus absorbed are broken down to ग्लूकोज। तो जितना भी कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है वो टूट करके किस में बदल जाती है, ग्लूकोज में बदल जाती है। उसके बाद जब ग्लूकोज सेल्स के अंदर पहुंचता है और वहां सेल्स के अंदर पहुंच करके जब ये कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ हमारे सेल्स में, ठीक है, तो क्या होता है, प्रोवाइड्स एनर्जी। इससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं आप, रेस्पिरेशन किए गए। देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, ग्लूकोज जब भी ऑक्सीजन के साथ मिक्स होती है या रिएक्ट करती है तो 6 मॉलिक्यूल बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 वाटर के, और एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बनती है। यहाँ पर एटीपी क्या है, करेंसी ऑफ आर सेल। एटीपी की फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये क्या है, हमारी बॉडी का एनर्जी करेंसी होती है, ठीक है, कि हमारी बॉडी एटीपी की फॉर्म में ही एनर्जी को यूज करती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, ठीक है, और थर्मिक का मतलब हीट, कि ऐसी रिएक्शंस जो हीट एब्जॉर्ब करती हैं, यानी कि या जिन रिएक्शंस को कराने के लिए आपको हीट देनी पड़ती है, ऐसी रिएक्शंस को आप कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे रिएक्शन व्हिच अकर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, कि ऐसी रिएक्शंस जो हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद होती हैं उन्हीं को आप बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल देंगे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो, मैंने बताया था जो डेल्टा होता है वो हीट का साइन होता है, ठीक है। तो जब भी आप कैल्शियम कार्बोनेट को आप क्या करते हो, हीट करते हो, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ठीक है। आपको दिखने में लग रहा होगा ये कैसी रिएक्शन है,
डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ना, बिल्कुल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तरह इसका एग्जाम्पल लग रहा है, ठीक है। और वहां पर मैंने आपको बताया भी था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली एंडोथर्मिक इन नेचर, कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी होती है, एंडोथर्मिक होती है नेचर में, क्योंकि इनको कराने के लिए हमें किसी भी टाइप की हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, इसको अगर आप हीट करते हैं तो ये वाटर कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। अब क्योंकि इस रिएक्शन को कराने के लिए आपको एनर्जी बाहर से देनी पड़ रही है, तो इस रिएक्शन को आप एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आगे रेंसिडिटी, ठीक है। अब रेंसिडिटी समझेंगे क्या होता है, ठीक है। कभी कभी पूछ लेते हैं पेपर में कि रेंसिडिटी से आप फूड को कैसे प्रिवेंट करते हो, या किस टाइप का फूड रेंसिडिटी से स्पॉइल होता है। तो इसमें द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल्स रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इन देम इज कॉल्ड रेंसिडिटी। के किसी भी ऐसे फूड का ऑक्सीडेशन, स्लो ऑक्सीडेशन, जो ऑयल या फैट से बना है, ठीक है, जिसके कारण उस फूड की स्मेल चेंज हो जाती है और टेस्ट भी चेंज हो जाता है, उसी को आप रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक है। और पेपर में पूछ लेता है कभी कभी कि रेंसिडिटी ऑफ फूड कैन बी प्रिवेंटेड, के कैसे आप रेंसिडिटी से फूड को बचा सकते हैं, ठीक है। तो पहला है इसमें बाय कीपिंग फूड मटेरियल्स इन एयर टाइट कंटेनर, ठीक है, कि आप फूड को कैसे, फूड को जो ऑयल या फैट से बना है उसको आप एयर टाइट कंटेनर में, यानी कि ऐसे कंटेनर में रखें जहां पर एयर आपकी एंटर ना करे बिल्कुल भी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा पिकल्स आप बनाते हैं, आम का पिकल बनाते हैं या और किसी भी चीज का, तो वो भी अगर आप उसको डब्बे को खुला रख देते हैं तो वो एयर के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन के कारण ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो पिकल आपका खराब हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर अगर आप ऐसे फूड को बंद करके रखते हैं तो आप उसको बचा सकते हैं रेंसिडिटी से। रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर, ठीक है, आप पके हुए फूड को रेफ्रिजरेटर के अंदर भी रख सकते हैं, जो फ्रिज आपका होता है, ठीक है। पैकिंग ऑफ फूड आइटम्स लाइक पोटैटो चिप्स इन पैक्स कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस इंस्टेड ऑफ एयर, कि जब भी जो आपका पैकेजिंग फूड होता है, जैसे आप चिप्स लेते हैं या कुरकुरे लेते हैं, जब भी इस टाइप के फूड अगर आप लेते हैं तो आपने देखा होगा उसके अंदर एक गैस भरी हुई होती है, वो गैस नाइट्रोजन गैस होती है, एयर नहीं होती, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है जिसकी वजह से उसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। इसीलिए चिप्स आदि के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। इट प्रिवेंट्स ऑयल एंड फैट्स फ्रॉम रिएक्टिंग विद एयर, तो क्या करते हैं, अगर वहां पर एयर होगी ही नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन उस पैकेट के अंदर सारी जगह घेर लेगी, जिसकी वजह से वो एयर बाहर निकल जाएगी, और एयर नहीं होगी तो ऐसे फूड का ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा और वो खराब भी नहीं होगा। अवॉइड कीपिंग द कुक्ड फूड एंड फूड मटेरियल इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एयर, के पके हुए फूड को बिल्कुल भी एयर के कांटेक्ट में नहीं रखना है, ठीक है, खुला नहीं छोड़ना है ऐसे फूड को। और नेक्स्ट है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो किसी सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं, उसके अपोजिट वर्क करते हैं। जैसे पिकल्स में आपने देखा होगा, जो लोग प्रोफेशनली पिकल्स बनाते हैं वो एक व्हाइट पाउडर डालते हैं, ठीक है। वो व्हाइट पाउडर जो होता है वो सोडियम बेंजोएट का होता है, सोडियम बेंजोएट, ये एक फूड प्रिजर्वेटिव है, ठीक है। क्या है ये, एक फूड प्रिजर्वेटिव, ठीक है। ये क्या होता है, पिकल को खराब होने से बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक और लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, सिंपली आप बोल देते हैं जंग लगना, ठीक है। द फिनोमेना इन विच मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर, केमिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन, के एयर, वाटर या केमिकल्स की वजह से अगर कोई भी मेटल क्या होता है, धीरे धीरे अगर खराब हो जाता है
तो उसी को बोलते हैं आप कोरोजन। ठीक है, जैसे यहां पर आयरन का एग्जांपल लिया है हमने, Fe और किससे रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर जरूर होना चाहिए। वाटर मतलब नमी, अगर आपकी एयर के अंदर मॉइस्चर अगर है तो वहां से वो रिएक्ट करके क्या बना लेता है, हाइड्रेटेड साल्ट बना लेता है। ये होता है आपका रस्ट। ठीक है, जो जंग होता है, ये जंग का फॉर्मूला है, ये कभी कभी पेपर में पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड क्यों बोला, हाँ हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। आपने देखा होगा जो भी ऑर्नामेंट्स पहनते हैं सिल्वर के, तो कुछ समय बाद उन पर एक ब्लैक कोटिंग जम जाती है, जो कि सिल्वर के ऑक्सीडेशन के कारण होती है। ठीक है, अब रस्टिंग ऑफ आयरन जो वर्ड बोला गया है, ठीक है, जो रस्ट वर्ड जो होता है वो स्पेसिफिकली आयरन के लिए यूज किया जाता है। इज ड्यू टू कोरोजन इट कैन बी प्रिवेंटेड। ठीक है, पेपर में पूछ लेता है कि कोरोजन ऑफ आयरन या रस्टिंग ऑफ आयरन से बचने के लिए आप कुछ एग्जाम्पल्स लिखिए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया गया है बाई अप्लाइंग पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। आपने देखा होगा भाई, जब भी आप घर में खिड़कियां वगैरह या आयरन के गेट्स वगैरह लगवाते हैं तो उन पर आप पेंट करते हैं, जिसकी वजह से उस आयरन के आर्टिकल पर क्या नहीं होता, जंग नहीं लगता है। ठीक है, रस्टिंग कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड। पेंट क्या करता है, पेंट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू कम इन कॉन्टेक्ट विद सरफेस ऑफ आयरन। तो जब आप पेंट लगा देते हैं और पेंट की जो लेयर होती है वो मेटल के साथ ऑक्सीजन को कांटेक्ट में नहीं आने देती है। ठीक है, जिसकी वजह से उस पर रस्ट नहीं जमता है। बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ अदर मेटल्स ऑन आयरन आर्टिकल्स लाइक साइकिल हैंडल बार। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है कि इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से आप एक ऐसी मेटल की लेयर चढ़ाते हैं जिस पर जंग नहीं लगती है। ठीक है, जैसे साइकिल का हैंडल बार अगर आपने देखा हो, जो शाइनी सरफेस होती है वो उस पर क्रोमियम की, या साइकिल का जो रिम होता है, जो जब नई आप साइकिल खरीदते हो तो उस समय आपने देखा होगा जो व्हाइट शाइनी सरफेस होती है वो क्रोमियम की लेयर होती है, क्योंकि क्रोमियम पर इजीली जंग नहीं लगता है। ठीक है, अगला है बाई गैल्वेनाइजेशन। देखिए गैल्वेनाइजेशन एक स्पेसिफिक वर्ड है जो जिंक की कोटिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, किसके ऊपर, आयरन आर्टिकल्स के ऊपर, कोटिंग ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन आर्टिकल्स, तो उसको आप बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। अगला है बाय अप्लाइंग ग्रीस। तो आप ग्रीस लगाकर भी किसी भी आयरन के आर्टिकल्स को या और किसी दूसरे मेटल को जिस पर कोरोजन लग सकता है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आई होप यू एंजॉयड इट वेरी वेल। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताऊंगा। थैंक यू।